काले द्वीपों का बादशाह। काले द्वीपों का बादशाह की कहानी अलिफ लैला की कहानी है। उस जवान ने अपना वृत्तांत कहना आरंभ किया। उसने कहा, मेरे पिता का नाम महमूद शाह था। वो काले द्वीपों का अधिपति था। वे काले द्वीप 4 विख्यात पर्वत हैं। उसकी राजधानी उसी स्थान पर थी जहाँ वो रंगीन मछलियों वाला तालाब है। मैं आपको ब्यौरेवार सारी कहानी बताता रहा हूँ, जिससे आपको सारा हाल मालूम हो जाएगा। जब मेरा पिता गद्दी पर बैठा, मैंने अपने चाचा की बेटी के साथ विवाह किया। मैं उसे बहुत चाहता था और वो भी मुझे बहुत चाहती थी। 5 वर्ष तक हम लोग सुखपूर्वक रहे। फिर मुझे आभास हुआ कि उसका मेरे प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं है। एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात वो स्नान गृह को गई और मैं अपने शयन कक्ष में लेटा रहा। 2 दासियां जो रानी को पंखा झला करती थीं, मेरे सिरहाने पैताने बैठ गईं और मुझे आराम देने के लिए पंखा झलने लगीं। वे मुझे सोता जानकर धीमे धीमे बातचीत करने लगी। मैं सोया नहीं था, किंतु उनकी बातें सुनने के लिए सोने का बहाना करने लगा। एक दासी बोली कि हमारी रानी बड़ी दुष्ट है कि ऐसे सुंदर और सुशील पति को प्यार नहीं करती। दूसरी बोली, तू ठीक कहती है। रात में बादशाह को अकेला सोता छोड़कर रानी न जाने कहाँ जाती है और बेचारे बादशाह को कुछ पता नहीं चलता। पहली ने कहा, ये बेचारा जाने भी कैसे। रानी रोज रात को उसके शरबत में कोई नशा मिलाकर उसे देती है। ये नशे से बिल्कुल बेहोश हो जाता है और रानी जहाँ चाहती है चली जाती है और प्रातःकाल के कुछ पहले आकर इसे होश में लाने की सुगंधी सुंघा देती है। मेरे बुजुर्ग दोस्त, मुझे ये सुनकर इतना दुख हुआ कि उसे वर्णन करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। उस समय मैंने अपने क्रोध को संभालना उचित समझा और कुछ देर में इस तरह अंगड़ाइयाँ लेता हुआ उठा जैसे सचमुच सो रहा था। कुछ देर में रानी भी स्नान करके वापस आ गई। उस रात को भोजन के उपरांत मैं शयन करने के लिए लेटा तो रानी हमेशा की तरह मेरे लिए शरबत का प्याला लाई। मैंने प्याला ले लिया और उसकी आंख बचाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खाली प्याला उसके हाथ में ऐसे दे दिया जैसे कि मैंने पूरा शरबत पी लिया है। फिर हम दोनों पलंग पर लेट गए। रानी ने मुझे सोता समझकर पलंग से उठकर एक मंत्र जोर से पढ़ा और मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा कि तू ऐसा सो कि कभी न जागे। फिर वो भड़कीले वस्त्र पहनकर कमरे से निकल गई। मैं भी पलंग से उठा और तलवार लेकर उसका पीछा करने लगा। वो मेरे केवल थोड़ा ही आगे थी और उसकी पग ध्वनि मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं ऐसे धीरे धीरे पांव रख रहा था, उसके पीछे पीछे चल रहा था कि उसे मेरे आने का कोई आभास न मिले। वो कई द्वारों से होकर निकली, किंतु उसकी मंत्र शक्ति से सभी कुछ अनमना-सा था। आखिर दरवाजे से निकलकर जब वो बाग में गई तो मैं दरवाजे के पीछे छुपकर देखने लगा कि क्या करती है। वो बाग से आगे बढ़कर एक छोटे से वन के अंदर चली गई जो चारों ओर झाड़ियों से घिरा हुआ था। मैं भी एक अन्य मार्ग से होकर उस वन के अंदर चला गया और इधर उधर की आंखें घुमाकर उन्हें ढूंढने लगा। कुछ देर में मैंने देखा कि वो एक पुरुष के साथ, जो हबशी गुलाम लग रहा था, हाथ में हाथ दिए टहल रही थी और शिकायत कर रही है कि मैं तो तुम्हें प्राणपण से प्रेम करती हूँ और रात दिन तुम्हारे ही ध्यान में मग्न रहती हूँ, और तुम्हारा ये हाल है कि मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते, हमेशा मुझे बुरा भला करते हो। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि कहो तो सूर्योदय के पहले ही इन सारे महलों को भूमिगत कर दूं और ये सारा ठाठ बाट बिल्कुल वीरान कर दूं और यहाँ भेड़िए और उल्लुओं के अलावा कोई नहीं दिखाई दे, और जो पत्थर यहाँ महलों में लगे हैं वो काफ पर्वत पर वापस उड़कर चले जाएं। इतनी शक्ति रखते हुए भी मैं प्रेम के कारण तुम्हारे पैरों पर गिरी रहती हूँ। मैं तुम्हें
पर तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। रानी ये बातें करती हुई अपने हफ्सी प्रेमी के हाथ में हाथ दिए टहलती आ रही थी। जब वे लोग उस झाड़ी के पास पहुँचे जहाँ मैं छुपा हुआ था, तो मैंने बाहर निकलकर हफ्सी की गर्दन पर पूरे जोर से तलवार का वार किया। वो लड़खड़ा कर गिर गया। मैंने समझा कि वो मर गया और मैं अंधेरे में वहाँ से खिसक गया। मैंने रानी को छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे प्यारी भी थी और मेरे चचा की बेटी भी। रानी अपने प्रेमी को गिरता देखकर विह्वल हो गई। उसने मंत्र बल से अपने प्रेमी को स्वस्थ करना चाहा, किंतु वो केवल उसे मरने से बचा सकी। उस हफ्सी की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे न जीवित कहा जा सकता था न मृत। मैं धीरे धीरे महल को लौटा। लौटते समय भी मैंने सुना कि रानी अपने प्रेमी के घायल होने पर करुण क्रंदन कर रही है। मैं उसे उसी तरह रोता पीटता छोड़कर अपने शयन कक्ष में आया और पलंग पर लेट कर सो रहा। प्रातःकाल जागने पर मैंने रानी को फिर अपनी बगल में सोता पाया। ये स्पष्ट था कि वो वास्तव में सो नहीं रही थी, केवल सोने का बहाना कर रही थी। मैं उसे यूं ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैं अपने नित्य कर्मों को पूरा करके राजसी वस्त्र पहनकर अपने दरबार को चला गया। जब दिन भर राजकाज निपटाने के बाद मैं अपने महल में आया कि रानी ने शोक संताप पहन रखे हैं और बाल बिखराए हुए हैं, और मैंने उससे पूछा कि ये तुम कैसा व्यवहार कर रही हो, ये संताप प्रद। वो बोली, बादशाह सलामत, मुझे क्षमा, शोक समाचार पाए हैं, इसीलिए काले कपड़े पाए हैं और मातम कर रही हूँ। मैंने पूछा कि वे कौन से समाचार हैं, तो उसने बताया कि मेरी माता का देहांत हो गया, मेरे पिताजी एक युद्ध में मारे गए और मेरा भाई ऊंचाई से गिरकर मर गया। मैंने कहा, समाचार बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे इस प्रकार मातम करने के लायक नहीं हैं। फिर भी वे तुम्हारे संबंधी थे और तुम्हें उनकी मृत्यु का शोक होना ही चाहिए। इसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और मुझसे अलग होकर उसी प्रकार रोती पीटती रही। मैं उसके दुख का कारण जानता था, इसलिए मैंने उसे समझाने बुझाने की चेष्टा भी न की। 1 वर्ष तक यही हाल रहा। फिर उसने कहा कि मुझसे दुख नहीं संभलता, मैं एक मकबरा बनवाकर उसमें रात दिन रहना चाहती हूँ। मैंने उसे ऐसा करने की भी अनुमति दे दी। उसने एक बड़ा भारी गुंबद वाली मकबरे जैसी इमारत बनवाई जो यहाँ से दिखाई देती है, और उसका नाम शोकागार रखा। जब वो गृह बन चुका तो उसने अपने घायल प्रेमी हफ्सी को वहाँ लाकर रखा और स्वयं भी वहाँ रहने लगी। वो दिन में उसे एक बार कोई औषधि खिलाती थी और जादू मंत्र भी करती थी। फिर भी उसे ऐसा प्राणघातक घाव लगा था कि औषधि और मंत्रों के बल पर उसके केवल प्राण अटके हुए थे। वो न चल पाता था, न बोल पाता था, सिर्फ रानी की ओर टुक टुक देखा करता था। रानी के प्रेम को जीवित रखने के लिए इतना ही यथेष्ट था। वो उससे घंटों प्रेम की बातें करके अपने चित्त को सांत्वना दिया करती थी। दिन में 2 बार उसके समीप जाती थी और देर तक उसके पास बैठी रहती थी। मैं जानता था कि वो क्या करती है, फिर भी सारी कार्यकलाप ऐसे साधारण रूप से करता रहा जैसे मुझे कोई बात विदित नहीं है। किंतु एक दिन मैं अपनी उत्सुकता नहीं रोक सका और मैंने जानना चाहा कि वो अपने प्रेमी के साथ क्या करती है। मैं उस मकबरे में ऐसी जगह छुप कर बैठ गया जहाँ से रानी और उसके प्रेमी की सारी बातें सुनाई दें, लेकिन उनमें से कोई मुझे न देख सके। रानी अपने प्रेमी से कहने लगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसी व्यवस्था की अवस्था में देखती हूँ। तुम सच मानो, तुम्हारी दशा देखकर मुझे इतना कष्ट होता है कि जितना स्वयं तुम्हें भी नहीं होता होगा। मेरे प्राण, मेरे जीवनधार, मैं तुम्हारे सामने घंटों बैठी बातें करती हूँ और तुम मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं देते। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।